नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और जैसा कि आपको पता है साप्ताहिक हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम पढ़ने वाले हैं नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज हमारा सेशन जिसमें हम नाटो से पूरा इसका इतिहास, इसका उद्देश्य और इससे जुड़े हुए संगठन क्या है और वर्तमान परिक्षेप में मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें इसका रोल क्या हो जाता है। क्योंकि अभी आपने सुना है रशिया यूक्रेन जो युद्ध था उसकी भी एक बहुत बड़ा कारण जो था वो नाटो ही था। तो नाटो ऐसी क्या दिक्कत पैदा कर रहा था जिसके कारण रशिया को यूक्रेन पर युद्ध छेड़ना पड़ा। तो ये सारे कारण आपको समझने आएंगे अगर हम इसको अच्छे से जो है एकदम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी जाकर बात करेंगे। तो बहुत बेसिक से बात करेंगे और सारी चीजें इस लेक्चर में इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को नाटो भी कहा जाता है और ओटान भी कहा जाता है। मतलब फ्रेंच भाषा का जो शब्द है, फ्रेंच में इसको ओटान जो है नाम दिया गया है और इंग्लिश में इसको नाटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जाएंगे तो हमें पहुंचना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। पिछले बार भी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी ब्रिक्स, उसमें भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का नाम लिया था हमने। तो जो दूसरा विश्व युद्ध है इसके बाद बहुत सारी चीजें जो है इस विश्व के पटल पर बदली और उनमें बहुत सारे संगठन बने जिसमें यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसको कहा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी संस्था बनी थी। वैसे ही आपका नाटो के पीछे भी दूसरा विश्व युद्ध के बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। वर्ल्ड वॉर सेकेंड अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय था इससे ही जुड़ा हुआ हमारा ये मुद्दा रहेगा, लेकिन अभी थोड़े आगे जाकर जुड़ेगा। तो पहले थोड़ी सी पुरानी बात कर लेते हैं फिर नाटो पर आते हैं। वर्ल्ड वॉर जो चला वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। 6 साल 1 दिन की अवधि वाला ये युद्ध रहा। बहुत विशाल युद्ध रहा। इसमें 2 पक्ष हुआ करते थे। इन 2 पक्षों में एक पक्ष जो कहलाता था उसको कहा जाता था एक्सिस, दूसरे को कहलाया जाता था एलाइड पावर। अगर हम एक्सिस में देखें तो एक्सिस पावर में 3 देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। ये 3 एक तरफ एक गुट था और दूसरे तरफ जो गुट था इसमें यूके, ब्रिटेन आ जाता था, फ्रांस आ जाता था। इसके अलावा इसमें सोवियत यूनियन जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ इसमें जून 1941 में जुड़ा। युद्ध 1 सितंबर को चालू हो गया था। इसके अलावा यूएस जो है इसमें दिसंबर 1941 में इसका भाग बना। यूएस इसमें दिसंबर 1941 में इसका भाग बना। तो यहां पर आपको 2 गुट समझने आ रहे हैं, एक एक्सिस पावर का, एक एलाइड पावर्स का। तो एक्सिस एलाइड 2 अलग अलग गुट हुआ करते थे। अब इन 2 गुटों में से ही आगे चलकर जो अगर हम कुछ घटनाएं देखेंगे तो ये जो 2 देश थे ये आमने सामने हो गए। कौन कौन? सोवियत जो संघ था और यूएस जो था। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन ये जब युद्ध लड़ रहे थे तब साथ में ही थे। तो ऐसी क्या घटना हुई कि ये दोनों एक जो है दोनों के बीच में तकरार चालू हो गई। तो वही कारण जो है आगे नाटो के भी जो है मतलब नाटो कैसे फॉर्म हुआ, नाटो को क्यों बनाया गया, उसके पीछे भी कहानी यहीं से जुड़ी हुई है। तो हम उस चीज को कनेक्ट करेंगे। तो समझिए हुआ क्या, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो दूसरे विश्व युद्ध में बताया गया कि भाई जब स्टालिन की जो रेड आर्मी थी उसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, जिसमें जर्मनी का विशेष तौर पर देखा जाए तो जर्मनी पे जो है इसने कब्जा कर लिया था। साथ साथ वहां के तानाशाह जो हिटलर थे उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद जो है स्टालिन ने जब इस जगह पे कब्जा कर लिया तो भी ये युद्ध थमा नहीं था। हम बात कर रहे हैं अप्रैल 1945 की, युद्ध तो चला सितंबर तक। तो इसके बीच में एक घटना हुई जिस घटना ने पूरे विश्व को हिलाया, साथ साथ रूस को भी हिलाया। रूस मतलब सोवियत संघ की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ जो स्टालिन था इसके मन में जो शंका के बीज हैं वो अमेरिका ने बोए, क्योंकि एक गुट में होते हुए, जैसे हम यहां बात कर रहे हैं कि सोवियत संघ और यूएस जो थे वो एक ही गुट का हिस्सा थे, लेकिन इनके बीच में तकरार क्यों बढ़ी? तो ये तकरार जो है आपका विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में आई। और अंतिम चरणों में जो शक का बीज था वो कैसे पैदा हुआ? तो स्टालिन ने देखा कि भाई जो अगस्त महीना था जिसमें 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, देखिए हिटलर की तो मृत्यु अप्रैल में ही बता दी गई थी कि अप्रैल में हो गई थी, लेकिन जो शक का बीज आया वो कहां पर आया? तो हिरोशिमा नागासाकी में। हिरोशिमा नागासाकी में क्यों बताया गया?
क्योंकि अप्रैल तक तो पूरा का पूरा जो यूरोप के अंदर युद्ध था उस पर कब्जा कर लिया था स्टालिन की रेड आर्मी ने। लेकिन जो अगर हम पैसिफिक की बात करें तो जापान के अंदर अभी भी युद्ध छिड़ा हुआ था और अमेरिका को लग रहा था इसमें अभी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, जनहानि भी होगी, तो उसने यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया। लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम के दो जो है एटॉमिक बम को, परमाणु बम को यहां पे गिराया गया। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की यह घटना थी। इस घटना के बारे में एक गुट में होते हुए भी सोवियत संघ को इसकी कोई भी भनक नहीं थी। तब जाके स्टालिन के दिमाग में यह चीज आई कि भाई अमेरिका तो बहुत सारी चीजें छुपा रहा है और हो सकता है कि आगे भी छुपाएगा। तो यहीं से जो शक था वो आपका एक तरीके से प्रतिद्वंद के तौर पर ये उभरे। बाद में जो विचारधाराएं थी वो भी अलग अलग थी। सोवियत संघ जो था कम्युनिस्ट विचारधारा पे था और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो पूंजीवाद का समर्थक था, कैपिटलिज्म का समर्थक था। तो यहीं से जो है इनके बीच में अंतर आना चालू हो गया था। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते शंका के बीज जो है वो बो दिए गए थे और दो तरह की जो गुट थे जो सुपर पावर अपने आप को साबित करने में लगे हुए थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, इन दोनों का जो है गठन इस तरीके से हुआ और यहीं से शीत युद्ध का भी प्रारंभ हो गया। कोल्ड वॉर भी स्टार्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि अमेरिका ने यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया था। अब न्यूक्लियर वेपन्स का तो अमेरिका ने इस्तेमाल किया, उसके बाद स्टालिन की शंका थी, स्टालिन ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने नाटो के बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब ये क्या चीजें थी? शीत युद्ध तो इनके बीच में शुरू ही हुआ। बताया जाता था कि भाई जो आपका जर्मनी था, जो जर्मनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जर्मनी को जो है जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसके 4 हिस्से हुए। इस 4 हिस्सों में एक हिस्सा जो है वो ब्रिटेन को दिया गया, एक फ्रांस के पास आया और एक अमेरिका के पास आया और एक जो पूर्वी भाग था, जो पूर्वी जर्मनी था, वो किसके हाथ में गया? तो वो यूएसएसआर के हाथ में गया, मतलब सोवियत संघ के पास इस तरीके से चीज आई। और सोवियत संघ ने यहां पर जो सबसे पहला कदम उठाया वो बताया जाता था जो बर्लिन था, यहां बर्लिन नाकेबंदी की बात कर रहे हैं, बर्लिन ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं। इसने 1948 में कोई भी तरह की चीजें जो है आपकी पश्चिमी जर्मनी में जाने पर रोक लगा दी। उस समय एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चालू किया गया था जिसको एयरलिफ्ट ऑपरेशन कहा जाता था, जिसमें खाने पीने की चीज जो है हर कुछ समय में जो है पश्चिमी जर्मनी में पहुंचाई जा रही थी। और यहीं से जो है आपकी एक राह तय हो गई थी कि भाई अमेरिका को एक सैन्य संगठन बनाना पड़ेगा। तो नाटो जो है, अगर हम इसका प्रकार देखें, जैसे हमने ब्रिक्स पढ़ा, तो ब्रिक्स में जो अलग अलग देश थे वो आपस में एक मंच पर क्यों आए? क्योंकि उनके कई तरह के लाभ थे। आर्थिक लाभ हैं कि भाई एक दूसरे से जो है व्यापार किया जाए, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए। लेकिन जो नाटो बना, नाटो को एक इनसिक्योरिटी जो थी, असुरक्षा पैदा तब हुई जब स्टालिन की जो रेड आर्मी थी, मतलब यूएसएसआर ने इस तरह के कदम उठाए कि भाई जर्मनी पे अपना जो है, और जो यूरोप के भी, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन पर अपना दबदबा बनाया जाने लगा। तो उसके बाद जो है अमेरिका और कुछ देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको नाटो कहा जाता है, जिसने कहा कि हम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो देश हैं यहां पे शांति स्थापित करेंगे और किसी भी तरीके से अगर सोवियत संघ जो कम्युनिस्ट विचारधारा है इसको फैलाता है या किसी भी तरीके से और कोई युद्ध की आशंका होती है तो उससे लड़ने के लिए हमारी सम्मिलित तौर पर आर्मियां लड़ेंगी। इस तरीके से नाटो का गठन हुआ। तो नाटो के गठन होने में यूएसएसआर की बहुत बड़ी भूमिका रही और यही एक दूसरे की जो प्रतिद्वंदी बनते चले गए। शीत युद्ध का जो प्रारंभ हुआ उसके बाद जो है इसको अप्रैल माह 1949 में बना दिया गया था। तो एक घटना जो है जो बर्लिन नाकेबंदी की कहलाती है, बर्लिन वॉल का भी बनना, और जो जर्मनी के अंदर ही बर्लिन वॉल में पश्चिमी जर्मनी, मतलब पश्चिम बर्लिन और पूर्वी बर्लिन, मतलब वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन का कॉन्सेप्ट आया, दीवार बना दी गई। इसके बाद जो है और दूरियां बढ़ती चली गई और बढ़ने के बाद एक संगठन को बनाना पड़ा जो कि अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ था। इसका नाम में ही आपको मिलेगा नाटो। तो NA से है नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, मतलब उत्तरी अटलांटिक सागर के जो देश हैं ये आपस में शांति बनाए रखने के लिए एक संगठन निर्माण किया गया, जिसका गठन कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो जो है पृष्ठभूमि पर आया। इसकी अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक देशों में 12 देश हुआ करते थे, जिसमें अमेरिका उस समय हुआ करता था। अमेरिका के साथ और भी देश थे, कनाडा वगैरह और भी देश हुए। और अभी वर्तमान में स्थिति देखा जाए तो अभी जो है इसके अंदर कुल जो है 30 लाख से अधिक सैनिक तो हैं और इसके सदस्य कितने हो चुके हैं? 30 सदस्य हो चुके हैं। तो 12 सदस्य जब ये बना था 1949 में तब थे, फिर बाद में और बाकी देशों ने भी इसको ज्वाइन किया। और इसका जो टाइप है ये किस प्रकार का है?
तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये कोई आर्थिक गतिविधियों के लिए नहीं बनाया गया, ये सैन्य गठबंधन है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मिलिट्री तरीके से काउंटर करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसकी आधिकारिक भाषा दो है, एक अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है, जिसलिए मैंने आपको नाम भी बताया था, नाटो और ओटान दोनों नाम दिया जाता है। इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोलनबर्ग। इसके अलावा इनका जो बजट होता है इस रक्षा बजट में लगभग 1174 अरब डॉलर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम है, तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी इनकी रोचक बिंदु जानते हैं। तो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई, हमने देख लिया। और नाटो की स्थापना का उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। इसके अलावा 1949 में जब नाटो बना तो इसके अमेरिका समेत 12 संस्थापक सदस्य थे। इसके अलावा नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 30 सदस्य हैं। तो जब बना था तब 12 सदस्य थे, बढ़ते बढ़ते आज 30 सदस्य तक पहुंच चुका है। और नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई भी देश हमला करे तो इसके सदस्य देश उसका जवाब देते हैं। इसमें एक आर्टिकल बहुत फेमस है जो नाटो की ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल नंबर 5 है। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि अगर किसी नाटो देश के ऊपर आक्रमण किया गया तो वो आक्रमण सारे नाटो के सदस्यों के ऊपर माना जाएगा और उस तरीके से प्रतिक्रिया की जाएगी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कहीं पर गृह युद्ध हो रहा है, कहीं पर कोई सेना का तख्ता पलट हो रहा है, तो उस चीज पर नाटो की सेना जाकर वहां नहीं लड़ेगी। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो है, एक सैन्य संगठन तो है, लेकिन वो बीच में हस्तक्षेप ऐसी घटनाओं में नहीं करेगा। लेकिन किसी भी देश पर कोई हमला होता है तो फिर नाटो वहां पर खड़ा होगा, जो भी उसके सदस्य देश होंगे। यूक्रेन चाहता है नाटो का सदस्य बनना और रूस इसी का कर रहा है विरोध। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो युद्ध छेड़ा हुआ है, जो अभी इतना चर्चाओं में है, वो उसकी वजह नाटो ही है। क्योंकि यूक्रेन जो है एक ऐसा देश था जो यूएसएसआर से, सोवियत संघ से ही निकलकर बना था। अब धीरे धीरे अमेरिका जो है नाटो में और सदस्यों को जोड़ता जा रहा है। तो इस चीज से रशिया को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रशिया के साथ दिक्कत यह है कि उनकी आंतरिक सुरक्षा पर यहां पर सवाल उठ रहा है। आंतरिक सुरक्षा अगर हम बात करें, हमारे भारत के इतिहास में एक घटना आप पढ़ेंगे जिसको कहा जाता था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब जो था सहायक संधि। सहायक संधि में अगर हम बात करें तो ये कहानी आप देखेंगे अवध से चालू हुई थी। जब बंगाल के ऊपर देखा जाए तो बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा होने वाला था, मतलब बंगाल को जब कब्जे में कर लिया था, तो बंगाल को कब्जे में करने से पहले की अगर हम बात करें तो बंगाल पे आपने बहुत सारे युद्ध पढ़े हुए हैं कि पलासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये था कि भाई बंगाल जो है बहुत ही ज्यादा एक रिच प्रोविंस है। अगर जब ये युद्ध जीत लिए अंग्रेजों ने तो उनको डर था कि बंगाल तो इतना समृद्ध है, अगर किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम बंगाल को कैसे बचाएंगे। तो उन्होंने अवध के महाराजा को एक तरीके से एक ऑफर दिया था कि पहले तो जो है इसको घेराबंदी की नीति जिसको कहा जाता है, इस पॉलिसी को कहा जाता है रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस मतलब घेरे की नीति होती है। तो इसमें सबसे पहले अवध के राजा को यह ऑफर दिया गया था कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेना देंगे और इस सेना से आप जो है बढ़िया सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो क्या करना चाहते थे? वो करना चाहते थे कि भाई किसी भी तरह से बंगाल पे कोई भी अटैक करे तो उसको अवध होकर जाना पड़े, तो अवध जो है हमें उस चीज से बचा लेगा। यही चीज रखी अमेरिका ने नाटो बनाने में भी, कि नाटो बनाने का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है कि भाई कभी भी कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो उससे पहले अगर यूएसएसआर अपना वर्चस्व बढ़ाता है तो भाई उससे पहले ये देश जो है उनको काउंटर करेंगे और वहां पे हम अपनी सेना भेज देंगे। अब यही उल्टी चीज किसके साथ? रशिया के साथ भी है। रशिया नहीं चाहता है कि उसके जो सीमांत देश हैं, जो उसकी सीमा पे लगे देश हैं, वहां पर नाटो अपनी आर्मी रखे। अगर वो आर्मी रखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी आंतरिक सुरक्षा के साथ पूरा का पूरा खिलवाड़ है। इसलिए नाटो से काफी चिढ़ता है रशिया। और यही वजह हुई कि यूक्रेन के ऊपर जो है युद्ध करने के लिए जो तत्पर है और युद्ध चला जा रहा है, उसमें रशिया नहीं चाहता है कि भाई यूक्रेन, एक सीधी सीधी शर्त दी हुई है रशिया ने कि यूक्रेन बोल दे कि हम जो है एक पूरे समय पर्यंत किसी भी स्थिति में नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे। और अमेरिका को इससे जो है काफी दिक्कत होती रहती है। अब यही युद्ध का कारण है, सब अपने अपनी यहाँ पर जो है साख बचाने को लगे हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर हो रहा है। लेकिन ये जो चीज है अमेरिका भी नहीं झुकना चाहता, रूस तो अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर तत्पर ही है। तो ये जो मुद्दा है ये भी नाटो से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें अभी नाटो में कितने सदस्य हैं, तो 30 सदस्य हो गए। लेकिन जब ये बना था तब इसमें 12 सदस्य थे। देख लेते हैं, 1949 में बेल्जियम इसका सदस्य था, कनाडा था, डेनमार्क हुआ करता था, फ्रांस हुआ करता था, आइसलैंड हुआ करता था, इटली हुआ करता था, ल्यूक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे,
पोर्टुगल, इसके अलावा यूके और यूनाइटेड स्टेट्स हुआ करते थे। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरे 10 देश और ये 2 देश, 12 देश इसके वास्तविक संस्थापक थे। 1952 में इसमें 2 देश और जुड़े, ग्रीस और तुर्की। अब टर्की को तुर्की कहने लगे हम। इसके बाद 1955 में जर्मनी भी आया इसमें, स्पेन 1982 में, चेकोस्लोवाकिया जो है ये 1999, हंगरी 1999, पोलैंड 1999, बल्गारिया 2004 में आया, एस्टोनिया 2004, लातविया 2004, लिथुनिया 2004, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। अगर मोंटेनेग्रो पे बात करें तो रशिया यहाँ पर भी बहुत ज्यादा उबला था जब अमेरिका इस मोंटेनेग्रो को अपने अंदर मिला रहा था। तो ये रशिया ने बार बार कहा कि भाई जो स्थिति है, जो पुरानी स्थिति है सोवियत संघ के टूटने से पहले, वहीं पर जो है यथास्थिति बनाए रखें, जिससे हमारी भी आंतरिक सुरक्षा पर कोई भी तरह का असर ना पड़े। लेकिन ये जो चीज है, अमेरिका ने 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो एक तरीके से अमेरिका ने बनाया ही क्यों था कि सोवियत संघ को जो है चुनौती देने के लिए। जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो कई लोगों ने कहा कि भाई इसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अमेरिका को जब इतना ज्यादा वर्चस्व मिलने लगा तो उन्होंने नाटो को कंटिन्यू किया और कई जो दूसरे देश हैं वो भी इसके सदस्य बनने के लिए तत्पर हैं। कई मुद्दे ऐसे उठते रहते हैं जिस पर रूस कई तरह का विरोध करता रहता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आर्टिकल 5 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 5 इसका यह कहता है कि अगर नाटो के किसी भी देश पर आक्रमण किया गया तो वो पूरे नाटो के सदस्य देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और उसके विपरीत जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नाटो का जो रनिंग कॉस्ट है, मतलब अब देखिए इतनी सारी आर्मी रखी जाती होगी तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आता होगा, तो इसमें जो पैसा सबसे ज्यादा आता है वो यूएस से आता है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? तो यूएस ही है। यूएस ही सबसे बड़ा इसमें दबदबा रखता है। फिर जर्मनी की अर्थव्यवस्था से आता है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन, तुर्की, ये सारे देश जो हैं इसमें आगे हैं। लेकिन सबसे आगे कौन है? तो अपनी जीडीपी का लगभग जो है 16 से 17% जो है आपका यूएस इसके अंतर्गत पूरा चीज लगाता है। उसके सैनिक भी हैं और भी जो इसके तमाम देश हैं वो भी इसके अंतर्गत जो है अपनी सैनिक जो व्यवस्था है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा नाटो के उद्देश्य को देख लेते हैं। आपको कुछ तो समझने आ ही गया होगा कि नाटो क्या कर रहा है। तो नाटो के उद्देश्य में अगर हम बातें करें तो नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। मतलब इनके किसी भी देश के ऊपर कोई आंच ना आए। उत्तरी अटलांटिक में जो फैला हुए देश हैं उनकी जो शांति बनी रहे, उनकी स्वतंत्रता बनी रहे, उसके लिए पूरा काम करता है और एक सैन्य संगठन है। बार बार मैं बोल रहा हूं ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसके अलावा राजनीतिक उद्देश्य क्या है इसका? पॉलिटिकल एम्बिशियसनेस क्या है? तो नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं का हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए जो रक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। तीसरी अगर हम बात करें सैन्य उद्देश्य, जो मिलिट्री इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसके पास संकट प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति होती है कि पहले तो हम डिप्लोमेटिक चैनल से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई बातचीत से हल निकले, और नहीं निकल रहा है तो फिर हमारे पास सेना है। इसके अलावा ये नाटो की संस्थापक संधि के सामूहिक रक्षा खंड के तहत किए जाते हैं कि वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 या संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अकेले या अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से इसको बनाया जाता है। इसके अलावा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो 9/11 के हमले के बाद 12 सितंबर 2001 को नाटो ने केवल एक बार अनुच्छेद 5 को लागू किया हुआ है और इसके बाद जो है पूरा अफगानिस्तान पर जो है ये सेना भेजी गई थी कि भाई अमेरिका पे हमला, मतलब सारे जो नाटो के देश हैं उन पर हमला किया गया था। ओसामा बिन लादेन को फिर बाद में मारा भी गया, लेकिन वो उस समय अनुच्छेद 5 का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रशिया चाहता है क्या? रशिया चाहता है कि भाई 1997 से पहले की स्थिति पर जो है नाटो चला जाए। जो देश उसने 1997 तक हिस्सा थे वो इसमें रहे। अब इसके लिए क्यों है? क्योंकि उसके 1997 के बाद नाटो से जुड़ने वाले ऐसे देश हैं जो रशिया के लिए सिर का दर्द है। कौन कौन से हैं? तो इसमें एस्टोनिया हो गया, इसके अलावा दूसरे पे लातविया हो गया, लिथुनिया हो गया, फिर पोलैंड हो गया, चेक गणराज्य की बात करें, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और बुल्गारिया जो है ये 14 देश जो है 1997 के बाद जुड़े। तो रशिया यही चाहता है कि ये 14 देशों को जो नाटो की सदस्यता मिली है इसको अमेरिका खारिज कर दे और एक तरीके से शांति बनाए रखे। लेकिन ये जो है वर्चस्व की लड़ाई है, अभी भी चली आ रही है। शीत युद्ध तो भले खत्म हो गया है, लेकिन रशिया अमेरिका कहीं ना कहीं एक दूसरे को काउंटर करते हुए नजर आते हैं।
इसके अलावा अभी हाल ही में चर्चा में था कि स्वीडन और फिनलैंड भी जो है इसकी सदस्यता लेना चाहते हैं। अभी हाल ही में तो ऐसे कोई चीज नहीं हुई है, लेकिन ये जो है इच्छा जताई गई थी। इससे भी रशिया चिंतित था। क्यों चिंतित था? तो ये भी मामला काफी चर्चाओं में था, क्योंकि रूस की सीमा के साथ सीधे सीधे फिनलैंड की 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा लगती है, और यहां पे बनना मतलब इस जगह पर नाटो अपनी आर्मी बिठा देगा, तो पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा पे असर तो पड़ेगा ही रूस का। तो रूस के कदम भी कुछ हद तक देखा जाए तो सही है। नाटो देश नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया की रूस के साथ 1200 किलोमीटर की लंबी सीमा है, तो वो भी एक चर्चा में रहता है। और फिनलैंड नाटो से जुड़ता है तो नाटो की सेनाएं रूसी सीमा तक भी पहुंच जाएंगी, और पूरी तरह से यहाँ पर मिसाइल्स, अभी भी यूक्रेन युद्ध में बहुत सारी सहायता जो है प्रदान की गई है यूक्रेन को इन देशों के द्वारा। तो ये रशिया के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है वो इसलिए इतनी सारी चीजें करता रहता है। इसके अलावा इसमें सेना को अगर हम देखें तो भाई अलग अलग देशों के सैनिक हैं नाटो के अंदर। अमेरिका से ही देखा जाए तो 13.5 लाख सैनिक इसमें है, तुर्की से 4.5 लाख, फ्रांस से 2 लाख, जर्मनी से, आप इटली से देखेंगे, यूके से देखेंगे, तो सब सेनाओं ने इसमें भाग लिया हुआ है। लक्समबर्ग जैसे छोटे देश से भी 9000 सैनिक जाते हैं नाटो के अंतर्गत। तो ये नाटो अपनी सैन्य अभियान और एक सैन्य संगठन होने के तहत जो है सुरक्षा में इस तरीके से कदम उठाता रहता है। इसके अलावा जो अभी यूक्रेन के साथ भी था कि यूक्रेन सदस्यता जो लेगा, अब इसमें देखिए यहां से क्या दिक्कत है। अगर हम बात करें तो अभी ये जो एस्टोनिया है, एस्टोनिया में 1150 नाटो सैनिक हैं। इसके अलावा लिथुनिया की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसका मतलब है ये नाटो सैनिक है, और ये 5400 जो आप दिख रहे हैं ये आपको अमेरिकी सैनिक है। तो अमेरिका भी यहां पर अपनी सेना बिठा रहा है नाटो के साथ साथ। तो यही सबसे बड़ी चीज जो है रशिया को बेकार लग रही है। लातविया में ही 1650 नाटो सैनिक हैं। इसके अलावा पोलैंड में 1060 जो है और 5400 अमेरिकी सैनिक हैं। रोमानिया की बात करें तो 4500 नाटो सैनिक, 1000 जो है अमेरिकी सैनिक। बल्गारिया में भी 200 सैनिक है। और यूक्रेन में अगर यूक्रेन सदस्यता लेता है तो पूरी तरह से रूस यहां से भी घेरा जाएगा, ऊपर फिनलैंड से भी होगा, तो रूस की पूरी तरह से जो है आंतरिक सुरक्षा दांव पे लग जाएगी। इसलिए रूस बार बार तमतमाता रहता है इस चीजों को लेकर, नाटो की गतिविधियों को लेकर। इसके अलावा नाटो ने और भी गठबंधन कर रखे हैं कि कोई भी और देश इसकी सदस्यता लेना चाहते हैं तो इन माध्यमों से भी ले सकते हैं, जो अगर उत्तरी अटलांटिक की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो कौन कौन से इनके गठबंधन है? तो इसमें सबसे पहले यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल। ये जो है वर्ष 1997 में स्थापित यूरोपियन जो आपका अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल जो था, इसने उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद को सफल बनाया, जिसे वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद स्थापित किया गया था। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक तरीके का एक ब्रिज है, एक कड़ी है जिसके तहत नाटो की सदस्यता ली जा सकती है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय संवाद, जो मेडिटेरियन जो एक तरीके से टॉक्स होते हैं, इसमें अल्जीरिया, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, मोटेनिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इनके साथ भी बातचीत करता रहता है नाटो। इसके अलावा इस्तांबुल सहयोग पहल, मतलब इस्तांबुल जो एक कॉपरेशन इनिशिएटिव है, इसमें बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को भी शामिल कर रखा है। तो ये जो है सीधे तौर पर सदस्य नहीं है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से गठबंधन सदस्य के नाटो के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी और उस तरीके से आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी समीक्षा करी है नाटो की। होप ये आपको चीजें समझने आई होंगी। ये सीरीज आपको हमारी कैसे लग रही है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स होगा इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे। और भी कोई इश्यूज आएंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। कमेंट में हमको जरूर बताइए कि किस तरह का आपको इनिशिएटिव लग रहा है और क्या चीजें हम इसमें लेकर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।